हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इस क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स के जो इश्यू हैं, बेसिकली आरएस मुख्य परीक्षा और यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारे मुद्दे आपके क्लियर होने वाले हैं। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स को लेकर, बहुत अच्छी और शानदार मैगजीन है वो। उसका 360 डिग्री विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि आपको मेंस में आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि पंचायती राज आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सोशल ऑडिट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, गुटनिरपेक्ष आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, भारत नेपाल संबंध आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, भारत रूस संबंध आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। कई सारे मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। इसमें जो पहला मुद्दा लेंगे वो लेंगे पंचायती राज संस्थाओं को लेकर। थोड़ा सा बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मुद्दे डिस्कशन होंगे यहाँ पे। देखिए, एक मुद्दा डिस्कस करेंगे भारत और रूस संबंधों को लेकर, एक भारत और नेपाल संबंधों को लेकर मुद्दा डिस्कस करेंगे, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं अपन, नॉन अलाइन मूवमेंट अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर डिस्कस करेंगे तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन आ गया। इसके अलावा सोशल ऑडिट अपने सिलेबस में लिखा हुआ तो सोशल ऑडिट का डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर टॉपिक देखा जाए तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है इनका डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 6-7 मुद्दे ऐसे हैं अपने जो आज के क्लास के डिस्कशन के हैं और आपके सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, पीआरआईज की। पंचायती राज यूपीएससी मेंस में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, और आरएस में पिछली बार आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने के क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, परीक्षा में आने की संभावना पूरी पूरी है। सबसे पहले है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनकी फाइनेंशियल अगर वित्तीय स्थिति देखें, वित्तीय स्थिति, तो इसमें क्या पढ़ा जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनके वित्त के स्रोत क्या क्या हैं। पंचायती राज संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके वित्त के सोर्स पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास में, क्या टैक्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही हैं अभी। मजबूत बनाने के प्रयास तो तब करेंगे जब इसमें समस्याएं ढूंढेंगे। कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए हैं, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूती प्रदान करते हैं और चर्चा में क्यों है ये। जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स अपन देख रहे हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम था पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। आरबीआई की रिपोर्ट जारी हुई और उन्होंने बताया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, इसलिए ये मुद्दा चर्चा में है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। एक बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के स्रोत क्या क्या है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन इंस्टीट्यूशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उनको इम्प्लीमेंटेंस को 30 साल पूरे हुए हैं। तो 30 साल पूरे हुए तो संभावना तो है कि इससे क्वेश्चन बने। और दूसरा ये कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के स्रोत कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ से इनको फाइनेंस पैसा मिलता है, ये अपना डिस्कशन का बिंदु रहेगा आज। अब आपको आरएस में से क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के स्रोत बताएं। आप जनरली इस सवाल को हल करने के लिए ऐसे देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के स्रोत दो प्रकार के हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। एक जो सोर्स है वो सोर्स है भारत के संविधान के आर्टिकल के साथ में, अर्थात आर्टिकल 243H के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 243I के बारे में देखेंगे और आर्टिकल 280 क्लोज 3 BB वाला देखेंगे।
इसका मतलब एक सोर्स है वो संवैधानिक कि कहाँ से पैसे मिलते हैं इनको। भारत के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, और दूसरा जो है वो है इसके सोर्स कि पैसे मिलते कहाँ से। ये प्रावधान और ये सोर्स, स्रोत। संवैधानिक की बात करें तो 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं जो पंचायती राज की फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रेंथन करने के लिए संविधान में प्रावधान करते हैं। उसमें एक है आर्टिकल 243 एच याद रखेंगे आप। एक आर्टिकल याद रखिए 243 आई, एक आर्टिकल याद रखेंगे 280 280। ठीक, मान लो कभी परीक्षा में पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के लिए संवैधानिक क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आपको 3 आर्टिकल से बात करनी है। आर्टिकल 243 एच, आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 280। आर्टिकल 243 एच जो बताता है ये थोड़ा सा इस प्रकार से एलोबरेट करता है कि अगर राज्य का विधानमंडल चाहे तो जो पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी संचित निधि से कुछ फंड ट्रांसफर कर सकता है, सहायता अनुदान दे सकता है। और दूसरा, जो पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको कर, शुल्क और फीस एकत्र करने और आवंटन के कुछ अधिकार दे सकता है। इसका मतलब राज्य के विधानमंडल पर टोटली डिपेंड करता है कि पंचायती राज संस्थाएं अगर स्थानीय स्तर पर कुछ टैक्स लगाना चाहें, कुछ शुल्क लें, कुछ फीस लें, तो वो राज्य का विधानमंडल आर्टिकल के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर दे देता है। इसके लिए राज्य विधानमंडल को एक कानून पारित करना पड़ता है। क्लियर? तो आपको 243 एच आर्टिकल समझ में आ गया। इसके अलावा भारत के संविधान में लिखा हुआ है 243 आई के बारे में, प्रत्येक 5 वर्ष बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति को रिव्यू करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये राज्य वित्त आयोग है, ये सिफारिश करता है पंचायतों को फंड के लिए। और एक आर्टिकल 280 आप देखते हैं तो वहां पे केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंगली अगर आप अंदर तक जाते हैं तो इसका जो क्लोज 3 है और उसका भी अगर सब क्लोज देखेंगे तो बी, और बी का भी सब क्लोज देखेंगे तो बी। यहां पे ये लिखा हुआ है कि केंद्रीय जो वित्त आयोग है, ये केंद्रीय वित्त आयोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंस ट्रांसफर के लिए कुछ प्रावधान राज्य की संचित निधि से करवा सकता है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब 3 आर्टिकल यहां पे आपको याद रखने, 243 एच, 243 आई और 243 2803। 280 भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये तो संवैधानिक प्रावधान, जब भी कोई पंचायती राज सवाल है आपको यहां से इसको बता देना है। अब सही में बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत क्या क्या हैं। ये तो हो गए प्रावधान, और अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पैसे लाते कहां से हैं? कुछ स्रोत होते हैं वो राजस्व, आंतरिक राजस्व स्रोत होते हैं। आंतरिक राजस्व स्रोत को भी फिर 2 भागों में बांटेंगे, एक टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। तो पंचायती राज संस्थाओं को एक टैक्स से पैसे मिलेंगे, कर राजस्व इनका, और गैर कर राजस्व है। समझ में आ गया?
कर राजस्व और गैर कर राजस्व, एक तो ये हो गया। दूसरा वित्त आयोग की सिफारिश, तो दूसरा वित्त आयोग की सिफारिश। सेकंड वाला देखेंगे वित्त आयोग की सिफारिश। चलो इधर लिख देते हैं, वित्त आयोग सिफारिश। और वित्त आयोग में आपको पता है कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, कुछ इनके अन्य स्रोत होते हैं। तो तीसरा अदर सोर्स, अन्य स्रोत, वो भी बताएंगे कौन से अन्य स्रोत है। बात समझ में आ गई। अब आपके क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। पंचायती राज संस्थाओं को फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए, वित्तीय स्थिति मजबूत करने के सोर्स क्या क्या है। तो आप बताएंगे पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के लिए सोर्स को जनरली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा है इनके फाइनेंस के सोर्स क्या क्या है, असल में एक्चुअल सोर्स क्या है। एक्चुअल अगर सोर्स की बात करें तो इनका आंतरिक राजस्व जो कर वाला है, और एक होता है गैर कर वाला। कर वाला कैसे हुआ? कर का मतलब है कि भवन है, संपत्ति है, प्रकाश है, लाइट आदि पर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये क्या लगा सकती है? टैक्स लगा सकती है। तो इनका हम लोग कर के स्रोत क्या हो गए? भवन पर टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा वृत्ति कोई रोजगार पर ये लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रकाश, लाइट आदि के टैक्स वगैरह ये लगा सकते हैं। और गैर कर क्या हो गए? गैर कर का मतलब हो गया इनकी फीस या शुल्क। जैसे कोई बाजार लगा है, कोई मेला लगा है, पशु विक्रय किया जा रहा है, पशु विक्रय जो पंजीयन होता है, इनका ये क्या ले लेते हैं? शुल्क ले लेते हैं। इसका मतलब गैर कर में क्या क्या आ गए? गैर कर में आ गए कोई बाजार शुल्क, कोई मेला लगा इस पर शुल्क ले लेंगे, पशु विक्रय का ले लेंगे आदि। बात समझ में आ गई। वित्त आयोग जो सिफारिश करता है, फाइनेंस जो कमीशन जो सिफारिश करता है, ये वित्त आयोग लगभग 4 आधार पर सिफारिश करता है इनको पैसे देने की। एक होता है कुछ शर्तों के अधीन दिया जाने वाला पैसा, तो वित्त आयोग कुछ पैसा शर्तों के अधीन दिलाता है। शर्तें, शिक्षा की शर्त हो गई, स्वास्थ्य की शर्त हो गई कि आपको कम से कम इतना टारगेट अचीव करना है तो आपको इतना फंड मिल जाएगा। कुछ होते हैं गैर शर्तों के अधीन, इनका शर्तों से कोई मतलब नहीं होता है, तो गैर शर्तों के अधीन, गैर यहां शर्तें नहीं होती, गैर शर्तें। तीसरा जो होता है वो होता है प्रदर्शन के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर भी इनको दिया जाता है। कुछ इनकी श्रेणी बना के विशेष श्रेणी के हिसाब से इनको दे दिया जाता है, और कुछ अन्य सिफारिश भी वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। बात समझ में आ गई। अन्य सोर्स क्या क्या हो गए? अन्य सोर्स ऐसा हो गया कि साहब जैसे मान लो कि कोई एम नरेगा है, पीएम आवास योजना है, सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, या विश्व बैंक द्वारा कोई अनुदान दे दिया जाए, वो भी इनके अनुदान है। भाई नरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको अनुदान मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इसके लिए इनको पैसे मिल जाते हैं। तो अन्य सोर्स में आप देख सकते हैं कोई जो योजनाएं चल रही होती है, इन योजनाओं के लिए इनको क्या मिल जाते हैं? पैसे। क्लियर हो गया। ये तो हो गया इनके वित्त का स्रोत जो इस बार के करंट का मुद्दा था। अब पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इस क्वेश्चन को लिखने की बात करें तो जैसे ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। इसको देखते, देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पंचायती राज की वित्तीय स्थिति, तो वित्तीय स्थिति के आप 2 आधार बना लेंगे। पहला कौन सा बना लेंगे? संवैधानिक प्रावधान, और एक हो जाएंगे इनके सोर्स क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है।
स्रोत। ठीक, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये 3 प्रोविजन आप याद रखेंगे। कौन कौन से? 243H, एक प्रावधान है 243I और एक है 280। और सोर्स की बात करें तो वित्त आयोग, इनके कर, टैक्स, गैर कर, इसके अलावा अन्य सोर्स, ये सारे इनके सोर्स हो गए। समझ में आ गई बात ही। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इनका सुधार करना है तो कौन कौन से कदम है, उनकी बात अब और कर लेते हैं। तो देखिए, इसका मतलब अब जो अपना मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? पंचायती राज जो PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनके सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आप इसमें डायरेक्टली एक गोला बनाएंगे और उसमें सारे फैक्ट को भर के आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो हेडिंग हो गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सुधार का जैसे ही बिंदु आता है, आप कई सारी कैटेगरी बना लेंगे। जैसे पहला कैटेगरी है, आपने इसका नाम पक्का अखबार में सुना होगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये आपको कहीं भी मेंशन करके आना जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आए। जो फंड है उसकी निगरानी के लिए इसको बनाया गया है। एक ग्राम पंचायत विकास योजना, तो अगला क्या प्रावधान है? ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो बात करनी है वो करनी है कि कौन कौन से पोर्टल आदि लॉन्च किए गए हैं। क्षमता निर्माण पर पंचायत सशक्तिकरण अभियान, पंचायत सशक्तिकरण अभियान है। सशक्तिकरण अभियान, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आपको और पोर्टल याद आता, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वराज अभियान, ये सुधार के लिए प्रयास किए गए। ठीक, तो यहां तक आपको 2 चीजें समझ में आ गई। एक, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि इसके लिए वित्त के सोर्स क्या क्या है। अब एक मुद्दा है कि इन इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, चैलेंज बताओ, तो चैलेंज फिर आपको बता देना कि साहब यही चैलेंज है। जैसे चुनौतियों की बात करें तो वो यहीं पे याद कर लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां। चुनौतियां, पहली चुनौती वो स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक इनके पास चुनौती है। संरचनात्मक चुनौती का मतलब ये है कि ना तो इनके पास में फाइनेंस है, वित्त का अभाव है इनके बाद में, कम वित्त है क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि इनकी 95% जो वित्त की क्षमता है वो कम वित्त है, इसलिए निर्भरता है इनकी 95% इनकी निर्भरता बनी है 100 में से। एक, इनकी आय और व्यय की जो डेटा की वो एनोमली, असंगति पाई जाती है। मतलब आय और व्यय का 2019 और 20 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 46%, 46% PRIs ने अपना ऑडिट रिपोर्ट है वो दिया। इसका मतलब बाकी का क्या, 54 कहाँ गए पता नहीं। इसका मतलब 100 में से 46 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने क्या प्रोवाइड करवाया, ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई। कुशल कर्मचारी मतलब डिजिटलीकरण का इनके पास में पूरा अभाव है। तो एक तो संरचनात्मक कमी क्या होगी, इनके पास वित्त नहीं है। और इनकी निर्भरता कितने परसेंट है, 95%, 95% इनकी निर्भरता है, 95%। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि आय और व्यय का इनका असंगति है, एनोमली है।
इसका मतलब असंगतता है कि 46% पीआरआईज ने पिछली बार 2019-20 में ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करवाई। कुशल कर्मचारी नहीं है, तो कुशल कर्मचारी। कनेक्टिविटी, इनके पास में इंटरनेट आदि के जो बेसिक रिसोर्सेस होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। भ्रष्टाचार इनमें एक लेवल का है। जैसे विजयवाड़ा का नाम, विजयवाड़ा काफ़ी चर्चा में रहे। विजयवाड़ा में लगभग 1.58 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, तो वो एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, तो आप कहीं इसको कोट कर सकते हैं। इनमें भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा पीआरआईज में आगे दिक्कत है इनके वित्त आयोग। 9 राज्य ही ऐसे हैं टोटल राज्य में से जिनमें कंटिन्यूटी में वित्त आयोग का गठन होता है, उनकी सिफारिश मानते हैं। बाकी किसी में बना हुआ, किसी में सिफारिश नहीं है, गठन नहीं हुआ, समय ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब जो फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग, ये फैक्ट आप लिख सकते हैं। वित्त आयोग 9 स्टेट ही ऐसे हैं जो फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, पंचायती राज का कोई क्वेश्चन आए तो इसमें जो वो फैक्ट ले रहे हैं जो इस मैगजीन में दिए हुए हैं, इस मंथ की मैगजीन के हिसाब से। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको इतना याद रखना है, जब ये प्रॉब्लम है, ये समाधान, ये प्रॉब्लम है और ये इसके सुधार के प्रयास हैं। फाइनेंस के लिए क्या क्या सोर्स है। आपको मान लो निष्कर्ष लिखवाए इसमें कि आप इसमें क्या निष्कर्ष लिखेंगे, तो आपके निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए कि थोड़े से पॉजिटिव दिखें वो निष्कर्ष। जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में इनकी बजटीय सहायता, सबसे पहले फाइनेंस की सहायता इनकी होनी चाहिए। दूसरा, कौशल विकास इनका होना चाहिए। तीसरा, जवाबदेहिता, ऑडिट रिपोर्ट को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चौथा, स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। और अगला, जागरूकता की जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये 5-6 पॉइंट जो है, वित्त वाला पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में कौशल विकास, इनकी क्षमता निर्माण वाला मेंशन कर देंगे। ऑडिट वाला मेंशन कर देंगे। जागरूकता मेंशन कर देंगे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत बनाना चाहिए। और जवाबदेहिता, ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के निष्कर्षण में। एक चीज़ और आ सकती है, 15 या 50 शब्द में पूछा जा सकता है पंचायती राज जो संस्था है इनका महत्व लिखिए। महत्व इंपॉर्टेंट है, तो महत्व में आपको टू द पॉइंट महत्व की बात करनी है। अंतिम अपना बचता है, इसके बाद में टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या क्या है। जब पंचायती राज संस्थाओं का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका जो सबसे पहली बात तो है कि जो अपना जो सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रास रूट से ये एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए पंचायती राज संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट तो याद रखना है। दूसरा फैक्ट आप याद रख सकते हैं सरकारी योजनाओं को लागू करने में। तो अगला है सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं को ग्रास रूट पर लागू करना है तो पंचायती राज संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, एक साथ सतत विकास जो लक्ष्य हैं, एसडीजी जो गोल है, उनको उनका लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण, करने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास होगा इनसे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी आदि को ग्रास रूट पर लागू करना, यह भी इनका क्या महत्व है, हो गया पंचायती राज। ये टॉपिक आपका, इसमें से 5-7 फैक्ट जो आपको लगे काम काम के, वो फैक्ट आप कहाँ पे उतार के आ सकते हैं, अपने मेंस में उतार के आ सकते हैं। एक अगला मुद्दा वो है एक पोर्टल का। ये टॉपिक पूरा हो गया। एक अगला मुद्दा है वो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन क्या पता है, तो 15 शब्द में पूछ ले, नहीं पूछे तो आपके आर्थिक समीक्षा में एक स्कीम लिखी हुई है, एमपीलेड स्कीम, लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट
इसको लेकर। तो एक स्कीम है एमपी लीड, ये बिंदु उससे एसोसिएटेड है। कौन सा? ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। एक्चुअली क्या है कि जो एमपी लीड स्कीम है, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? ई साक्षी। मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये तो आए कि नहीं है पता नहीं परीक्षा में, पर ये जरूर आ सकता है कि एमपीलेड स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं। कम से कम 15 शब्दों में आपको इसको लिखना है बस। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। स्कीम है ये 1993 में शुरू की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी जो है वो इस योजना का क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए उनको प्रत्येक एमपी को खर्च करने होते हैं। फिर इनके एरिया बटे हुए हैं कि भाई जो नॉमिनेटेड है वो कहाँ खर्च कर सकता है, लोकसभा का कहाँ खर्च कर सकता है, राज्यसभा का कहाँ, राज्यसभा का पूरा स्टेट में कर सकता है, लोकसभा वाला अपनी एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मनोनीत वो कहीं भी खर्च कर सकता है पूरे भारत में। वो इतना नहीं जाना यहाँ पे भी। तो 5 करोड़ है। 5 करोड़ में भी आपको ध्यान रखना है कि 15% और 7.5%, 7.5% जो पैसा वो कहाँ खर्च करना पड़ेगा? एसटी एरिया में, और 15% एससी एरिया में। ये आपको 15 शब्द में अगर एमपी लेड के बारे में पूछता है आप स्कीम को बता देंगे, और साथ में ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बता देंगे। ठीक है। अगला जो मुद्दा है अपना वो है सोशल ऑडिट को लेकर। अगला चैप्टर का सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट अपने सिलेबस में लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद करना है। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय का गठन किया गया है। चर्चा में क्यों है? सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय। ये तो इतना ही बस हो गया करंट का। तो करंट रिलेटेड कैसे अपने साथ, क्योंकि सोशल ऑडिट अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। क्या है सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या है? सोशल ऑडिट के चरण कौन से हैं? सोशल ऑडिट का महत्व क्या है? अब अपना टॉपिक क्या रहेगा? सोशल ऑडिट। ठीक। सबसे पहले तो सोशल ऑडिट का असल में मीनिंग क्या होता है? सोशल ऑडिट अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सोशल ऑडिट को लेकर किसका गठन किया गया? एक सलाहकार निकाय का गठन किया गया, एडवाइजरी बॉडी बनाई गई एक। सोशल ऑडिट का मतलब होता है सामाजिक अंकेक्षण। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी सरकारी योजना जो चल रही है, चर्चा में है सरकारी योजना, इस सरकारी योजना में लोगों की सक्रिय भागीदारी कितनी है, लोगों ने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया है, कितना सक्रिय रूप से भागीदार रहे हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या? वापस बताता हूँ। कोई भी योजना चल रही है, नरेगा योजना है, उसमें लोगों ने कितना भाग लिया, इसका मतलब सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच की तुलना है कि सरकारी रिकॉर्ड में कहा कि इतने लोगों ने भाग लिया, अब फिर जमीन पर जाके देखते तो सही में उनका अगर मिलान करते हैं, उसी का नाम क्या कहलाता? सोशल ऑडिट। इसका मतलब योजना में लोगों की सक्रिय भागीदारी। तो क्या है? कोई भी पर्टिकुलर जो योजना होती है, इस योजना में लोगों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिवली कितने लोग पार्टिसिपेट इसमें किया है, इसका मतलब सरकारी रिकॉर्ड और रियलिटी जो जमीनी स्तर पर जाके आप देखते हैं, सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी स्तर पर इनका जो संतुलन है, ये संतुलन सोशल ऑडिट कहलाता है। क्लियर हो गया? अगली बात, इसके 3 मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो आपको याद रखने हैं। ये तो इसका परिचय हो गया बेसिकली। आप जैसे इसके मार्गदर्शक सिद्धांत पूछे तो आप 3 मार्गदर्शक इसके सिद्धांत बताएंगे। एक सिद्धांत बताएंगे जानकारी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जानकारी, लोगों को पर्टिकुलर उस स्कीम के बारे में कितनी जानकारी है। जानकारी के बाद में लोगों ने उसमें कितनी भागीदारी निभाई, पार्टिसिपेशन। और इसके बाद में लोगों को कितना
सुरक्षा मिला, इसमें कितना फायदा मिला सुरक्षा, ये बना दिया और 15 शब्द में लिख दिया तो आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। कैसे? क्वेश्चन ये पूछे कि सोशल ऑडिट के बारे में बताओ, तो कहेंगे किसी भी पर्टिकुलर योजना में लोगों की सक्रिय भागीदारी सोशल ऑडिट कहलाता है। इसका मतलब सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी स्तर पर हकीकत, जो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है उसके बीच का जो तुलना है उसको सोशल ऑडिट बोला जाता है। सोशल ऑडिट की अगर मार्गदर्शक की बात करें, मार्गदर्शक सिद्धांत तो ये 3 है, असेस टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये हो गया IPP, इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन, रक्षा, पार्टिसिपेशन और इंफॉर्मेशन, याद हो गया। जैसे पहली एक योजना नरेगा, इस नरेगा में सबसे पहले क्या किया गया? सोशल ऑडिट किया गया। और एक फैक्ट और लिख देंगे, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सोशल ऑडिट को अपनाया गया। मेघालय, सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहां पे सोशल ऑडिट के नाम पर। हाँ, सोशल ऑडिट का काम किसका है? ग्राम सभा का, जमीनी स्तर पर देखने का काम है। अच्छा, सोशल ऑडिट का महत्व आपको पूछ ले 15 शब्द में, तो महत्व बता देंगे आप? इंपॉर्टेंस, क्या क्या महत्व बताएंगे सोशल ऑडिट का? पहला महत्व पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, देहिता सुनिश्चित करना। एक बात तो ये हो गया, सब पारदर्शिता आएगी और जवाबदेहिता आएगी। दूसरा, ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर जो भी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर, उन योजनाओं को लागू करवाना, जमीनी स्तर पर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन, तो जमीनी स्तर पर लागू करना। ये ग्रास रूट शब्द आप पंचायत राज में बार बार लिखेंगे, जमीनी स्तर पर, जब भी आप पंचायत राज का कोई दे। तीसरा, लोगों का भागीदारी, तो तीसरा महत्व क्या है? लोगों की भागीदारी। समझ में आ गया? अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सोशल ऑडिट के चरण बताओ। तो सोशल ऑडिट के 5 चरण होते हैं, ये 5 चरणों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब सोशल ऑडिट के चरण आपको पूछे तो चरण बताने हैं। कितने चरण इसके? 5 चरण सोशल ऑडिट के। पहला चरण जो होता है, वेरी फर्स्ट, वो होता है परिचय और जागरूकता इसका। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण। तीसरा जो चरण होता है वो होता है सत्यापन का। चौथा जो चरण होता है वो होता है मान्यता का। और अंतिम कार्यवाही का। तो आपको क्वेश्चन 15 शब्द में, 50 शब्द में पूछे, ठीक है, कि सोशल ऑडिट जो है इसके चरण बताओ, तो कितने चरण है? 5 चरण है। पहला, परिचय और जागरूकता, एक तो ये चरण हो गया। दूसरा चरण हो गया प्रस्तुतिकरण का। अब प्रस्तुतिकरण हो गया तो क्या होगा? सत्यापन होगा लाभार्थी का। सत्यापन के बाद में क्या होगा? मान्यता। और मान्यता के बाद अंतिम जो 5वां जो जिला स्तर पर होता है वो कार्यवाही। ये 5 इसके चरण हो गए, ठीक। अब सोशल ऑडिट की चुनौतियां क्या क्या है? सोशल ऑडिट की पहली चुनौती तो है कि जागरूकता का अभाव पाया जाता है, और दूसरी जो चुनौती है उदासीनता की है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपके पॉलिटी के जो 3-4 मुद्दे थे ये आपकी क्लास में हो गए आज। कल वाली जो क्लास करेंगे उसमें आईआर के मुद्दे कर लेंगे। आईआर में कितने मुद्दे डिस्कस करने वो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। एक करना नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में अपन को चर्चा करनी है। दूसरा करना भारत नेपाल संबंध। और तीसरा करना भारत रूस संबंध। ये अपन किस में करेंगे? कल की क्लास में। तो चलिए इनको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।